हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पहले ज्योग्राफी फर्स्ट में अपनों ने फर्स्ट ज्योग्राफी का देखा। आप ज्योग्राफी सेकंड का सिलेबस देखेंगे, जिसके अंतर्गत आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। आपकी सेकंड बुक का नाम है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। इसकी पहली यूनिट है आर्थिक यानी इकोनॉमिक और संसाधन भूगोल। वे सभी वस्तुएं जो मानव के उपयोग में आ जाती है और उस संसाधन का रूप ले लेती है, उसी से बना है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। इसकी यूनिट फर्स्ट में अपन देखेंगे आर्थिक भूगोल, परिभाषा, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। यानी कि आर्थिक भूगोल की क्या परिभाषा हो सकती है, उसकी प्रकृति यानी कि उसका नेचर कैसा है, एवं उसके विशेष क्षेत्र, इसके अंतर्गत और कौन कौन से विषय आते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नवीन प्रवृत्तियां। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र एवं संबंधित विषयों से संबंध। ठीक है, यानी कि किस तरह आर्थिक भूगोल या आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का अर्थशास्त्र से और दूसरे विषयों से किस प्रकार संबंध है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, कि किस प्रकार की हमारी अर्थव्यवस्था है, और स्थानिक संगठन कि यहाँ का स्थानिक ढांचा कैसा है। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट आपके आर्थिक क्रियाओं के वर्ग। जैसा कि आप जानते हैं आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यानी कि आर्थिक क्रियाएं या जो कि वर्ग होते हैं उनको कितने भागों में बांटते हैं अपन? 3, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। ठीक है, ये सभी का अध्ययन अपने यूनिट फर्स्ट में करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है फर्स्ट यूनिट का आर्थिक क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव। यानी कि जो भी मानव आर्थिक क्रियाकलाप करता है उससे पर्यावरण पर क्या सही प्रभाव पड़ रहा है, क्या उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये सभी का अध्ययन हम इस यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 5 में करेंगे। उसके बाद आता है यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकंड के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं उनका, यानी कि वर्गीकरण एवं प्राकृतिक संसाधन का अर्थ। यानी कि वे सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा मानव को प्राप्त होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब संसाधन संरक्षण जैसे संसाधन तो आप समझ गए कि वह सभी वस्तुएं या चीज जो कि मानव को किसी रूप में कार्य में आती है, यूज में आती है, उपयोग में आती है, वे सभी संसाधन कहलाती हैं। अब संरक्षण से क्या अभिप्राय है? मतलब आज जो हमारे पास जल है, गैसीय भंडार हैं, खनिज है, पेट्रोलियम है, इन सभी का हमको क्या करना चाहिए? संरक्षण। क्यों करेंगे संरक्षण? क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए ये सभी खनिज, ये सभी संसाधन उनको देना है। वरना अगर हम इसे संरक्षित नहीं करेंगे, इसका संरक्षण नहीं करेंगे, तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी को ये सब चीजें न मिल सके। उसके अंतर्गत हमें मुख्यतः जल एवं वन संसाधन संरक्षण का अध्ययन करना है। यानी कि जल को किस तरह बचाया जा सकता है और वन संसाधन को किस तरह बचाया जा सकता है। उसके बाद आता है आर्थिक क्रियाकलापों की बदलती प्रवृत्ति। जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनकी बदलती प्रवृत्ति, किस तरह मानव अनेक तकनीकी का यूज करके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप करके बदलती जो प्रवृत्ति हो रही है। पहले आदिम कृषि हुआ करती थी, अब नए तरीके से कृषि होती है, अलग तरीके से खनन होता है। पहले मजदूर खनन कार्य किया करते थे, अब मशीनों द्वारा खनन कार्य किया जाने लगा है। तो उसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों की बदलती प्रवृत्ति में हमें खनन एवं वानिकी को देखना है कि किस तरह खनन और वानिकी क्षेत्र में बदलाव हुआ है। वही आर्थिक क्रियाकलापों की बदलती प्रवृत्ति में एक और चैप्टर है आपका कृषि एवं उद्योग। यह उद्योग लिखा है कृषि एवं उद्योग, कि किस तरह पहले आदिम कृषि हुआ करती थी, फिर ट्रैक्टर्स आने लगे, फिर दूसरी मशीन आने लगी, तो किस तरह अलग अलग औजारों से, अलग अलग मशीनों से कृषि कार्य किए जाने लगे और उद्योगों में किस तरह नया बदलाव हुआ है। उसके बाद आती है फिर वही आर्थिक क्रियाकलापों की बदलती प्रवृत्ति, किसके अंतर्गत? व्यापार एवं परिवहन, ट्रांसपोर्ट, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, कि किस तरह परिवहन में परिवर्तन हुआ है, व्यापार में परिवर्तन हुआ है। 2 देशों के बीच में व्यापार, 2 राज्यों के बीच में व्यापार
दो स्टेटों के बीच में व्यापार, ये भी बहुत बदलाव हुए हैं। तो इनका अध्ययन हम यूनिट सेकंड में करेंगे। उसके बाद आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो फसल मानव उत्पादित करता है वो किस प्रकार प्रभावित होते हैं, किन किन कारकों से प्रभावित होते हैं। वो होते हैं भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। भौतिक जो प्रकृति द्वारा की जाती है, सामाजिक जो एक मानव समाज, जो एक अलग अलग मानव समाज की अलग अलग रीति रिवाज होती है उस वजह से, और सांस्कृतिक पर्यावरण। ठीक है, ये सभी कारक किसको प्रभावित करते हैं, फसल उत्पादन को। ठीक है, उसके बाद आता है स्थानिक वितरण, उत्पादन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। किसका पढ़ेंगे ये, चावल एवं गेहूं का। यह विश्व स्तर का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, विश्व स्तर का। विश्व में चावल एवं गेहूं का स्थानिक वितरण किस प्रकार का है, उत्पादन किस प्रकार का, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी दो देशों के बीच में किस प्रकार का व्यापार होता है, कहाँ पर ज्यादा निर्यात होता है, कहाँ पर ज्यादा आयात होता है। इसी प्रकार कपास एवं रबर का भी पढ़ेंगे हम, विश्व स्तर पर पढ़ेंगे। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, भारत को नहीं, इसमें विश्व को लेकर चलना पड़ेगा कि विश्व में कहाँ चावल का ज्यादा उत्पादन होता है, कहाँ पर गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है, और कहाँ पर कपास का ज्यादा है, और कहाँ पर रबर का ज्यादा। कौन से देश कपास ज्यादा आयात करते हैं, कौन से देश कपास ज्यादा निर्यात करते हैं। इसी तरह ये दो भी रहेंगे। अगला देखते हैं। उसके बाद आता है इसी का थर्ड यूनिट का फोर्थ पॉइंट, स्थानिक वितरण। किसका देखेंगे फिर अब, कॉफी, कहवा यानी कॉफी और चाय का। ये भी विश्व स्तर पर देखेंगे कि यहाँ पर कॉफी और चाय का कैसा स्थानिक वितरण है और उत्पादन किस प्रकार का हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कौन करता है ज्यादातर। ठीक है, उसके बाद आता है कृषि प्रकार एवं वर्गीकरण। विश्व में जो कृषि अलग अलग प्रकार से की जाती है उन सभी के प्रकार को अपनों को पढ़ना है, और उसका वर्गीकरण, किस प्रकार की खेती की जाती है, किस देश में किस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, वो सभी इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है आपकी फोर्थ यूनिट, उसमें खनिज की परिभाषा एवं वर्गीकरण। कौन कौन से खनिज होते हैं वो वर्गीकरण के अंतर्गत आएंगे, और उसकी परिभाषा, किसे खनिज कहा जाता है। उसके बाद आता है पेट्रोलियम, कोयला और जल विद्युत। पेट्रोलियम, कोयला और जल विद्युत का स्थानिक वितरण, उत्पादन व व्यापार, कि कहाँ कहाँ पर कोयला होता है, कहाँ पेट्रोलियम ज्यादा है, कहाँ जल विद्युत ज्यादा है, कौन सा देश इसमें अग्रणीय है व्यापार के क्षेत्र में, वो हमें अध्ययन करना है। कहाँ पर इसकी कमी पाई जाती है उसका भी हमें अध्ययन करना है, विश्व स्तर पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उद्योगों के स्थानीकरण के कारक। उद्योगों के स्थानीकरण के कारक, लौह इस्पात उद्योग इसके अंतर्गत पढ़ना है कि कहाँ पर लौह इस्पात उद्योग अधिक स्टेब्लिश है, कहाँ पर ज्यादा है। उसके बाद आता है सीमेंट व रसायन उद्योग, ये सभी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है वस्त्र उद्योग या जलयान निर्माण, जो बड़ी बड़ी शिप्स बनती हैं वो जलयान निर्माण में आती है। तो इन सभी का भी अपनों को विश्व स्तर पर अध्ययन करना है। उसके बाद अपन देखते हैं लास्ट यूनिट फिफ्थ, व्यापार व परिवहन, विकास के भौगोलिक कारक। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यापार को बढ़ाने के लिए और परिवहन को बढ़ाने के लिए, बढ़ाना यानी विकास करना, उसके भौगोलिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं। जहाँ पर अगर जैसे कि कोई पठारी इलाका है, कोई पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर परिवहन सुचारू रूप से नहीं हो सकता। तो जब परिवहन सुचारू रूप से नहीं हो सकता तो वहाँ पर व्यापार भी सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। जैसे अपना बांसवाड़ा ही आप देखिए, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र और ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ट्रेन अभी तक नहीं आ पाई है, जिस वजह से व्यापार का परिवहन को ज्यादा सुविधा न होने की वजह से यहाँ पर व्यापार भी ज्यादा नहीं हो पा रहा है। ये क्या कारण है, भौगोलिक कारक है। इसी वजह से व्यापार को कौन प्रभावित करता है, एक तो भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक इसको प्रभावित करते हैं परिवहन को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें प्रमुख जल, स्थल व वायु परिवहन मार्गों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रमुख जल मार्ग है, कौन कौन से स्थल मार्ग है, कौन कौन से वायु परिवहन मार्ग हैं। उसके बाद आता है आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
यानी कि आंतरिक यानी दो राज्यों के बीच में होने वाला व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय यानी दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार। कौन कौन से देशों से भारत निर्यात करता है, कौन कौन से देशों से भारत आयात करता है। उसके बाद देखेंगे विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन, और भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन, ये इन सभी का अध्ययन अपन 5th यूनिट में करेंगे। आशा है आपको ये सिलेबस समझ आ गया होगा। अपन समय समय पर एक एक टॉपिक वाइज इसे पढ़ते चलेंगे, आप इसे नोट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।